हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्धन्य। री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? री वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। मूर्धन्य में और कौन कौन से आते हैं? तो टा वर्ग भी आता है। क्या आता है? टा वर्ग भी आता है और री आता है और सा आता है। क्या आता है? सा, जिसको हम लोग मूर्धा सा कहते हैं। इसको हम लोग मूर्धा सा कहते हैं। ये भी सभी किस में आते हैं? मूर्धन्य में आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। आ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ। आ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंठ में और कौन कौन से आते हैं? तो का वर्ग के आते हैं। का वर्ग के का, खा, गा, घा, अणा, ये 5 आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा महाप्राण वर्ण है? खा, चा, मा या टा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खा। महाप्राण वर्ण कौन सा है? महाप्राण वर्ण खा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महाप्राण में क्या होता है? तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन लिया जाता है। महाप्राण में हर वर्ग का दूसरा और चौथा लिया जाता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा अल्प प्राण वर्ण है? टा, छा, फा या झा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टा। टा यहाँ पर क्या है? तो टा यहाँ पर अल्प प्राण है। अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो हर वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा व्यंजन लिया जाता है। हर वर्ग का कौन कौन सा व्यंजन लिया जाता है? 135, मतलब पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। किस संधि में स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से विकार उत्पन्न होता है? व्यंजन, स्वर, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर का होता है। किस संधि में स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से विकार उत्पन्न होता है? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो स्वर संधि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। किस संधि में एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन या स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। किस संधि में एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन या स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है? तो उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। अहंकार में कौन सी संधि है? व्यंजन, स्वयं, स्वर, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि है। अहंकार में कौन सी संधि है? तो अहंकार में व्यंजन संधि है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। निष्कपट में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग, स्वर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। निष्कपट में कौन सी संधि है? तो निष्कपट में विसर्ग संधि है। नी प्लस कपट, नी प्लस कपट हो जाएगा, नी प्लस कपट हो जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ई, आ, ई या इक का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आ का। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो आ का करेंगे। तो शब्द क्या बन जाएगा? सुता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुता हो जाएगा, जिससे ये स्त्रीवाचक बन जाएगा। प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं या आदि में लगते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। स्पर्श शब्द को विलोम अर्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? नी, अनु, आ या कु का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आ का। आ स्पर्श हो जाएगा। स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, जिससे शब्द बन जाएगा आ स्पर्श, आ स्पर्श। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। किस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है? द्विगु समास, कर्मधारय, तत्पुरुष या ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। किस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है?
तो द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, इनमें सभी में उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अब इसमें यह देख रहे हैं कि किस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो किस में होते हैं? तो वह है बहुब्रीहि समास, वह है बहुब्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 13, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुब्रीहि समास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं लगता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाथों हाथ में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुब्रीहि समास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो हाथों हाथ में अव्ययी भाव समास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। हाथों हाथ, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? समास विग्रह हाथ ही हाथ में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाथ ही हाथ में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? तो पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा पद? पूर्व पद प्रधान होता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, छायादार कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या संकर शब्द? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संकर शब्द है। छायादार कैसा शब्द है? तो छायादार संकर शब्द है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छाया प्लस दार हो जाएगा। छाया प्लस दार हो जाएगा। संकर का मतलब मेल से बना हुआ शब्द। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ऊर्ण शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम शब्द में। ऊर्ण शब्द निम्न वर्गों में किस में आता है? तो ये तत्सम शब्द में आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, तरणी किसका पर्यायवाची शब्द है? सूर्य, नाम, युति या नदी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युति का पर्यायवाची है। तरणी किसका पर्यायवाची है? तो तरणी युति का पर्यायवाची है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तरणी किसका पर्यायवाची है? तो तरणी युति का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 19, उमापति किसका पर्यायवाची शब्द है? सूर्य, यमुना, महादेव या नदी का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, महादेव का। उमापति किसका पर्यायवाची है? तो महादेव का पर्यायवाची है। मतलब पार्वती जी के पति महादेव, तो ये इनका पर्यायवाची हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, दीर्घ काय का विलोम शब्द क्या है? आसन्न, क्रसकाय, निष्पन्न या विषण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रसकाय। दीर्घ काय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दीर्घ काय का विलोम शब्द क्रसकाय हो जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, दाता का विलोम शब्द क्या है? आसन्न, क्रसकाय, सूम या विषण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूम हो जाएगा। दाता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दाता का विलोम शब्द सूम हो जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, वसंत का विलोम शब्द क्या है? हेमंत, क्रसकाय, सूम या पतझड़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पतझड़ हो जाएगा। वसंत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पतझड़ हो जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाने की कला को क्या कहते हैं? अल्पना, अभीप्सा, गृहस्थ या बेसिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्पना कहते हैं। द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाने की कला को हम लोग क्या कहते हैं? तो अल्पना कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पना कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। इसी तरह सेना के रहने का स्थान क्या कहलाता है? तो छावनी कहलाता है। 6 महीने के समय से संबंधित को क्या कहते हैं? तो छमाही कहते हैं। दूसरों के दोषों को खोजने को क्या कहते हैं? तो छिद्रान्वेषण कहते हैं। और दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला क्या कहलाता है? तो छिद्रान्वेषी कहलाता है। और चूहे फांसने का पिंजड़ा क्या कहलाता है? तो चूहेदानी कहलाता है। जो चिरकाल तक बना रहे उसे क्या कहते हैं? तो चिरस्थायी कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, धन का देवता के लिए एक शब्द क्या है? विष्णु, चित्रगुप्त, कुबेर या लक्ष्मी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुबेर कहते हैं। धन का देवता के लिए एक शब्द क्या है? तो कुबेर है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, जिसे बाह्य जगत का ज्ञान न हो उसे क्या कहते हैं? मूर्ख, ग्रामीण, कर्तव्यच्युत या कूपमंडूक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूपमंडूक। जिसे बाह्य जगत का ज्ञान ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कूपमंडूक कहते हैं। जिसको मतलब सीमित ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? तो कूपमंडूक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।